मिडिल ईस्ट एक बार फिर एक बड़े झगड़े के मुहाने पर खड़ा है। एक ऐसी सिचुएशन जो अब बहुत कॉमन हो गई है, पर इसमें खतरे का लेवल बहुत ज्यादा है। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही शैडो वॉर हाल के हफ्तों में बहुत बढ़ गई है, जो सीक्रेट ऑपरेशंस और प्रॉक्सी लड़ाई से खुले टकराव में बदल गई है। मेन इश्यू, जैसा कि सालों से रहा है, ईरान का बढ़ता न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हालांकि जून 2025 की घटनाओं ने इस क्रॉनिक क्राइसिस को एक पोटेंशियल बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया है, जिससे रीजनल और ग्लोबल पावर्स के इसमें शामिल होने और इंस्टेबिलिटी की एक लहर फैलने का खतरा है, जिसका असर कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत एरिया से कहीं ज्यादा होगा। दुनिया सांस रोके हुए देख रही है, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल टूट रहे हैं और मिलिट्री बयानबाजी तेज हो रही है। इस खतरनाक एस्केलेशन का तुरंत ट्रिगर 12 जून 2025 को आया। इस दिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या आईईए ने ईरान के खिलाफ एक फॉर्मल निंदा प्रस्ताव पास करके एक बड़ा और सख्त कदम उठाया। यह कोई छोटा डिप्लोमेटिक रिब्यूक नहीं था। यह 2 दशकों में नॉन कॉम्प्लायंस की पहली फॉर्मल फाइंडिंग थी, जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स के साथ पूरी तरह से सहयोग करने में तेहरान की विफलता का एक निंदात्मक आरोप था। प्रस्ताव में विशेष रूप से ईरान की ट्रांसपेरेंसी की कमी और कई अनडिक्लेयर्ड साइट्स पर पाए गए प्रोसेस्ड यूरेनियम के निशानों के लिए विश्वसनीय एक्सप्लेनेशन देने में उसकी इनेबिलिटी का हवाला दिया गया। इस फॉर्मल निंदा ने विश्वास के नाजुक फ्रेमवर्क को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया और एक साफ सिग्नल दिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का पेशेंस खतरनाक रूप से कम हो रहा था। आईईए की निंदा पर ईरान का जवाब कॉम्प्लायंस या सुलह का नहीं, बल्कि जिद्दी तेजी का था। लगभग तुरंत तेहरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को काफी बढ़ाने की अपनी इंटेंशन की अनाउंसमेंट की। इसमें तीसरी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने की ठोस योजनाएं शामिल थीं। यह एक ऐसा कदम था जिसे अपनी तकनीकी क्षमता और धमकाए जाने से इनकार करने को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा ईरान ने डिक्लेयर किया कि वह अपनी भारी किलेबंद फोर्डो फैसिलिटी को एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज के एक नए कैस्केड के साथ अपग्रेड करेगा, जो यूरेनियम को कहीं अधिक कुशलता से एनरिच करने में कैपेबल है। यह एक ऐसे प्रोग्राम को बढ़ाता है जो पहले से ही यूरेनियम को 60% प्योरिटी तक एनरिच कर रहा है। यह एक ऐसा लेवल है जो न्यूक्लियर वेपन के लिए आवश्यक 90% के खतरनाक रूप से करीब है। हालांकि तेहरान लगातार जोर दे रहा है कि उसकी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से शांतिपूर्ण एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हैं, लेकिन उसके एक्शन उसके रीजनल विरोधियों को एक अलग कहानी बताते हैं। तेजी से हो रही तरक्की, ट्रांसपेरेंसी की कमी के साथ इजराइल और कुछ वेस्टर्न पावर्स के बीच इस विश्वास को मजबूत कर दिया है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की ओर एक अटूट मार्च पर है। शांतिपूर्ण प्रोग्राम और वेपन प्रोग्राम के बीच का अंतर खतरनाक रूप से धुंधला हो गया है, जिससे हाईएस्ट ऑर्डर की सिक्योरिटी डिलेमा पैदा हो गई है। ईरान डेटरेंस के नाम पर जो भी कदम उठाता है, उसे इजराइल एक डायरेक्ट अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है, जिससे उसे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक्शन और रिएक्शन का यह साइकिल ही अब इस क्षेत्र को युद्ध के कगार पर धकेल रहा है। इजराइल के लिए न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान की संभावना केवल एक स्ट्रैटेजिक चिंता नहीं है, इसे एक अस्तित्वगत खतरा माना जाता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इजरायली नेताओं ने सालों से यह बनाए रखा है कि वे तेहरान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार करने की अनुमति नहीं देंगे। यह गहरी जड़ वाली डर ईरान की शत्रुतापूर्ण बयानबाजी, हिजबुल्लाह और हमास जैसे इजराइल विरोधी प्रॉक्सी ग्रुप्स के उसके फंडिंग और इजरायली क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के उसके डेवलपमेंट में निहित है। वर्तमान इजरायली सरकार हाल के डिप्लोमैटिक प्रयासों, खासकर एक नए न्यूक्लियर डील की संभावना को अपर्याप्त और गलत मानती है, ये मानते हुए कि वे ईरान को बम बनाने के रास्ते में केवल देरी करते हैं, रोकते नहीं। तेल अवीव में यह अर्जेंसी प्रभावी मिलिट्री एक्शन के लिए अवसर की एक कथित बंद होती खिड़की से बढ़ जाती है। अक्टूबर 2024 में एक महत्वपूर्ण लेकिन कम रिपोर्ट किए गए ऑपरेशन में इजरायली फोर्सेज ने ईरान के एडवांस्ड S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के एक बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और उसे कमजोर कर दिया। यह रूसी निर्मित सिस्टम ईरान के संवेदनशील न्यूक्लियर साइट्स को हवाई हमले से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह हमला इजराइल के लिए एक टैक्टिकल सफलता थी, लेकिन इसने एक घड़ी भी शुरू कर दी।
इजरायली मिलिट्री प्लानर्स जानते हैं कि ईरान इन सिस्टम्स को ठीक करने और बदलने के लिए लगन से काम कर रहा है, शायद और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। यह जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए एक शक्तिशाली इंसेंटिव पैदा करता है, इससे पहले कि वह डिफेंसिव शील्ड पूरी तरह से बहाल हो जाए और एक हवाई हमला बहुत जोखिम भरा हो जाए। व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की मानवीय कीमत लगातार एक लंबी और दुखद छाया डाल रही है, खासकर गाजा में। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए बड़े एस्केलेशन के बाद से फिलिस्तीनी आबादी पर टोल विनाशकारी रहा है। गाजा में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और हेल्थ अथॉरिटीज के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस के परिणाम स्वरूप 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। जीवन के इस चौंकाने वाले नुकसान, बुनियादी ढांचे के व्यापक विनाश के साथ एक बहुत बड़े मानवीय संकट को जन्म दिया है। यह चल रहा संघर्ष ईरान के साथ बढ़ते तनाव के लिए एक गंभीर पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जो क्षेत्रीय विवादों के खुले युद्ध में बदलने पर मानवीय पीड़ा की विनाशकारी क्षमता को उजागर करता है। इन ऊंचे दावों को देखते हुए इजराइल कथित तौर पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर संभावित एकतरफा मिलिट्री स्ट्राइक के लिए गंभीर तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ऑपरेशनल प्लान को अंतिम रूप दे रही हैं और लंबी दूरी के हमले का अनुकरण करते हुए जटिल अभ्यास कर रही हैं। यह तैयारी अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी यूनाइटेड स्टेट्स से स्पष्ट हरी झंडी के बिना भी आगे बढ़ रही है। इजरायली गणना यह प्रतीत होती है कि अकेले कार्य करने का जोखिम, हालांकि कितना भी बड़ा क्यों न हो, निष्क्रियता के जोखिम से छोटा है और एक कट्टर दुश्मन को अंतिम हथियार हासिल करने की अनुमति देना। यह संकल्प कहीं और हो रहे डिप्लोमैटिक पैंतरेबाजी की परवाह किए बिना एक नाटकीय और संभावित रूप से विनाशकारी टकराव के लिए मंच तैयार करता है। यूनाइटेड स्टेट्स खुद को एक बेहद मुश्किल सिचुएशन में पाता है, जो इजरायली सिक्योरिटी के प्रति अपनी मजबूत कमिटमेंट और मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग से बचने की अपनी इच्छा के बीच एक पतले रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली डिप्लोमैटिक एफर्ट्स में लगा हुआ है। ओमान में बातचीत होने की खबरें हैं, हालांकि ये नेगोशिएशंस मुश्किलों से भरे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हाल ही में एक अमेरिकी प्रपोजल को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया और अमेरिकी अधिकारियों ने एक नए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डील तक पहुंचने की संभावनाओं के बारे में गहरी निराशा व्यक्त की है। वॉशिंगटन की घोषित प्राथमिकता एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन बनी हुई है, लेकिन वह साथ ही उसी डिप्लोमेसी की विफलता के लिए भी तैयारी कर रहा है जो उसकी वर्तमान पॉलिसी को परिभाषित करता है। हालांकि व्हाइट हाउस खुले तौर पर इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन उसने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है कि ऐसा हमला हो सकता है, एक कमेंट जो इस्तीफे या शायद इजराइल के संभावित एक्शंस की मौन स्वीकृति का संकेत देता है। बढ़े हुए जोखिम के स्पष्ट संकेत के रूप में अमेरिका ने पूरे रीजन में महत्वपूर्ण एहतियाती उपाय किए हैं। इराक में दूतावास के कर्मचारियों को आंशिक रूप से खाली कर दिया गया है और पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में बेस से सैन्य परिवारों की स्वैच्छिक निकासी को अधिकृत किया है। यह कार्रवाई हल्के में नहीं ली जाती है और अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के आकलन को रेखांकित करती है कि क्षेत्रीय आगजनी का खतरा अब बहुत ज्यादा है। बढ़ते दबाव और इजराइल से खुले खतरों के जवाब में ईरान ने भयंकर अवज्ञा का रुख अपनाया है। उसके सैन्य नेताओं ने गंभीर चेतावनियों की एक श्रृंखला जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर उसके क्षेत्र पर हमला किया गया तो एक विनाशकारी जवाबी कार्रवाई होगी। शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी ने दावा किया कि कोई भी ईरानी प्रतिक्रिया इतिहास बनाने वाली होगी और इजरायली ठिकानों पर पिछले जवाबी मिसाइल हमलों के पैमाने से कहीं अधिक होगी। यह बयानबाजी एक शक्तिशाली निवारक बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे इजराइल और अमेरिका को यह स्पष्ट हो जाए कि हमले की लागत संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के लिए अस्वीकार्य रूप से अधिक होगी। तेहरान ने अपनी मौखिक धमकियों को सैन्य शक्ति के ठोस प्रदर्शन से पुख्ता किया है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह ने एक विशेष रूप से डरावनी चेतावनी जारी की, जिसमें घोषणा की गई कि इजराइल द्वारा शुरू किए गए संघर्ष की स्थिति में क्षेत्र में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को वैध लक्ष्य माना जाएगा। यह सीधे हजारों अमेरिकी सैनिकों और संपत्तियों को खतरा है, जिसका उद्देश्य वॉशिंगटन पर अपने सहयोगी को रोकने के लिए दबाव डालना है। हाल के हफ्तों में ईरान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास भी किए हैं, जिसमें उसकी नौसेना और हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है।
महत्वपूर्ण रूप से इसने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो कथित तौर पर 2000 किलोग्राम का वारहेड ले जाने में सक्षम है। यह अपनी क्षमता के बारे में एक स्पष्ट संदेश है कि वह अपने विरोधियों को दूर से भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बढ़ते संकट के बीच, जिसका क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गहरे मायने हैं, एक प्रमुख इस्लामिक राष्ट्र अजीब तरह से शांत रहा है, पाकिस्तान। वर्तमान ईरान इजराइल तनावों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्टों और आधिकारिक बयानों की गहन समीक्षा से इस्लामाबाद से किसी भी औपचारिक स्थिति या डिप्लोमैटिक कार्रवाई की पूरी तरह से अनुपस्थिति का पता चलता है। पाकिस्तान, एक परमाणु सशस्त्र राज्य जो ईरान के साथ एक लंबी और कभी-कभी अशांत सीमा साझा करता है, ने सार्वजनिक तटस्थता और गैर शामिलता का रास्ता चुना है। यह चुप्पी पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में ऐतिहासिक भूमिका और ईरान और प्रमुख पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके जटिल संबंधों को देखते हुए उल्लेखनीय है। सरकार ने कोई निंदा जारी नहीं की है, संयम के लिए कोई आह्वान नहीं किया है और मध्यस्थता के कोई प्रस्ताव नहीं दिए हैं। पाकिस्तान के सतर्क और शांत रुख के कई संभावित कारण हैं। सबसे पहले, देश अपनी महत्वपूर्ण घरेलू आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जो संभवतः सरकार का अधिकांश ध्यान और संसाधन सोख लेते हैं। एक अस्थिर और दूर के संघर्ष में शामिल होना अनावश्यक व्याकुलता के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें हासिल करने के लिए बहुत कम है। दूसरे, पाकिस्तान को एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। यह पड़ोसी ईरान के साथ एक व्यावहारिक, हालांकि कभी-कभी तनावपूर्ण संबंध बनाए रखता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी भी है। किसी भी पक्ष के पक्ष में एक मजबूत रुख अपनाने से दूसरे को अलग करने का जोखिम होगा, एक डिप्लोमैटिक उलझाव जिससे इस्लामाबाद इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बचना चाहता है। इसके अलावा, पाकिस्तान की विदेश नीति ने पारंपरिक रूप से अपने तत्काल पड़ोस को प्राथमिकता दी है। भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि इसके व्यापक मुस्लिम दुनिया के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं, लेकिन ईरान इजराइल संघर्ष में इसके प्रत्यक्ष रणनीतिक हित कम स्पष्ट हैं। अरब खाड़ी राज्यों के विपरीत, पाकिस्तान ईरान को प्राथमिक रणनीतिक प्रतियोगी के रूप में नहीं देखता है। इसलिए इसके पास किसी भी ईरान विरोधी गठबंधन में शामिल होने का बहुत कम प्रोत्साहन है, और न ही यह एक शक्तिशाली पड़ोसी के साथ संघर्ष को उकसाना चाहता है। इसकी वर्तमान स्थिति रणनीतिक धैर्य की प्रतीत होती है, दूर से स्थिति का अवलोकन करते हुए, जबकि डी एस्केलेशन की उम्मीद कर रहा है, जिसके लिए उसके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष में, जून 2025 तक की स्थिति असाधारण रूप से तनावपूर्ण है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को दृढ़ता से आगे बढ़ा रहा है। इजराइल अवसर की एक बंद होती खिड़की से डरते हुए सैन्य कार्रवाई के लिए खुले तौर पर तैयारी कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने डिप्लोमैटिक लक्ष्यों और अपने गठबंधन प्रतिबद्धताओं के बीच फंसा हुआ है, जबकि ईरान बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। गाजा में मानवीय आपदा ऐसे संघर्षों की लागत की एक गंभीर याद दिलाती है, और इन सब के बावजूद पाकिस्तान शांत रहा है। एक परमाणु सशस्त्र पर्यवेक्षक एक ऐसे टकराव के किनारे पर है जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगा देने की धमकी देता है। दुनिया केवल यह उम्मीद कर सकती है कि कूटनीति वहां प्रबल होगी जहां सैन्य तर्क वर्तमान में हावी है।